नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। रिवीजन वाली क्लासेज चल रही है। डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल पढ़ रहे हैं। सीरीज मोटर की स्पीड कंट्रोल मेथड पर अलग क्लास हो चुकी है, शंट मोटर का अलग हो चुका है। आज बात करेंगे इन सभी विधियों से हटकर एक ऐसी विधि है जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, सबसे ज़्यादा परिवर्तन उसमें मिलते हैं, सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी उसी की मानते हैं। विधि का नाम है वार्ड लियोनार्ड मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। इसमें से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक इंट्रोडक्शन और क्या है वो हम एक्सप्लेन करेंगे, साथ ही मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। कारण सहित चीज़ें समझेंगे। और पेपर में एक बार सवाल ये भी पूछा गया कि वार्ड लियोनार्ड विधि मूलतः किस प्रकार की विधि है, यानी बेसिकली ये किस तरह का मेथड है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब स्पीड कंट्रोल को हम समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इसका फंक्शन है क्या। आपको डायग्राम समझना है, कार्यप्रणाली समझनी है और लाभ हानियाँ, यानी छोटा सा टॉपिक है लेकिन काम का बड़ा है। आइए सबसे पहले एक डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ जिससे हम समझने का प्रयास करते हैं। ये लो, पूरे बोर्ड पर डायग्राम दिख रहा है सबको। आई थिंक समझ में आ ही रहा होगा डायग्राम। देखो, सबसे पहले ध्यान रखना कि इस विधि में 3 मशीनों का उपयोग किया जाता है, इसलिए इस मशीन में घर्षण आनियाँ इस विधि में घर्षण आनियाँ सर्वाधिक होती है और ग्रोस एफिशिएंसी जो सकल एफिशिएंसी बोलते हैं हिंदी में, या अपन साधारण भाषा में ओवरऑल एफिशिएंसी बोल सकते हैं, वो इस विधि की कम है। वैसे एफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। होता क्या है दरअसल मैं बताऊँ आपको कि जिस डीसी मोटर की, ये थोड़ा सा अधूरा है, यहाँ पर एम लिख लेना मोटर का, यहाँ पर जी लिख देना जनरेटर का। ये इन्होंने नहीं लिखा हुआ था, अपन को लिखना है। ये डीसी हमारी मोटर है जिसकी स्पीड को हमें कंट्रोल करना है। ये डीसी का जनरेटर है हमारा, जिसकी जनरेटेड वोल्टेज से स्पीड कंट्रोल होगा। इसलिए वार्ड लियोनार्ड विधि को बेसिकली आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम जनरेटर वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं जो कि मोटर को डायरेक्टली मिलना होता है, उसी वोल्टेज को हम कंट्रोल करवाते हैं। समझ रहे हैं आई थिंक सारे। पूरी कहानी क्या है वो बता दूँ। जनरेटर और एक मोटर कांस्टेंट स्पीड वाली होनी चाहिए। वो बताते हैं कि अगर ये डीसी होती तो भी काम चल जाता, और अगर ये 3 फेज इंडक्शन है तो भी काम चल जाता है। थोड़ा बोर्ड को और बड़ा कर लेता हूँ एक बार, है ना। ये लो, मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा और देखने में हमें लोकेशन और जगह मिल जाएगी। देखो, यानी होता क्या है, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, साथ में आप कहानी सुनते जाना। जनरेटर को, जिसकी वोल्टेज को हमें कंट्रोल करना है, एक कांस्टेंट स्पीड वाली नियत गति वाली या तो डीसी मोटर से या एक इंडक्शन मोटर के साथ यांत्रिक रूप से कपलिंग की जाती है। एक चीज़ और बताता हूँ, ये जो ऐसे हैश का आप निशान देख रहे हो, है ना, ये हैश का निशान हमेशा मैकेनिकल कपलिंग का संकेत होता है। ध्यान रखना, किसका संकेत होता है? यांत्रिक कपलिंग का संकेत होता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। दरअसल हमारे पास कपलिंग वेल्डिंग के रूप में हो सकती है, कपलिंग इलेक्ट्रिकल हो सकती है, कपलिंग मैग्नेटिक हो सकती है, और कपलिंग यांत्रिक रूप से होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा तो हम जाक कपलिंग का उपयोग करते हैं, जबड़े वाली, ऐसे एक दूसरे में जबड़े फंस जाते हैं और चलती है। वैसे फ्लूइड कपलिंग भी काम में ली जाती है, जहाँ गियर से ऑपरेटेड लोड हो और लोड मान लीजिए कि अचानक जाम हो सकता हो, जिसमें भार ऊपर नीचे होता रहता हो, वहाँ फ्लूइड कपलिंग होती है। बताऊंगा, खैर वो पूरी कहानी है। जनरेटर और एक इंडक्शन मोटर यांत्रिक रूप से जुड़े हैं। जनरेटर नियत गति से चलेगा, क्योंकि उत्पन्न ईएमएफ को गति पर भी तो निर्भर करता है। हमने स्पीड कांस्टेंट रख ली, इस मामले में जनरेटर का प्रेरित ईएमएफ नहीं बदलेगा, हम श्योर हो गए। अब जनरेटर की वोल्टेज कहाँ से बदल सकती है? फिर फील्ड के एक्साइटेशन से। ये जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग है। तो इस विधि में जनरेटर और मोटर दोनों की फील्ड को एक एक्सटर्नल डीसी सोर्स से जोड़ा जाता है, यानी बाहरी डीसी सोर्स हो। अगर डीसी सोर्स है तो ठीक, नहीं तो कई दफ़ा ये जो 3 फेज एसी दिखा रखी है ना, यहीं पर हमें 2 फेजों के बीच में ब्रिज रेक्टिफायर जुड़ा हुआ दिखा देते हैं, और
ब्रिज रेक्टिफायर का आउटपुट यहाँ दिखा देते हैं। ये देखो, ये बन गई डीसी। मतलब डायग्राम पेपर में मॉडिफाइड भी तो आ सकता है ना, ज़रूरी नहीं ना कि हमारे पास डीसी का सोर्स है, ना हो तो क्या करें। तो ऐसा डायग्राम भी बना हुआ आ सकता है, आप अगर चाहें तो वो भी बना सकते हैं, दोनों बना लेना, है ना। ठीक है, ये एक्सटर्नल डीसी सोर्स से जुड़ा। जनरेटर की जो फील्ड होती है उसमें दो अतिरिक्त कंपोनेंट यानी घटक जोड़े जाते हैं। कौन कौन से दोनों घटक हैं? एक तो फील्ड में रियोस्टेट जोड़ा है हमने, एक हमने यहाँ पर चेंज ओवर स्विच जोड़ा है। रिवर्सिंग स्विच लिखा है इन्होंने, चेंज ओवर स्विच बोल दो, कोई बात नहीं। गुरुजी इनका क्या क्या उद्देश्य है या फंक्शन क्या है? रियोस्टेट का मान बदलकर फील्ड की एक्साइटेशन को बदला जाता है। फील्ड का फ्लक्स बदलेगा और फ्लक्स बदलने से इंड्यूस वोल्टेज बदलेगी। तो इस आधार पर प्रेरित वोल्टेज के मान में जो सीधा परिवर्तन आएगा, तो आप देख रहे हैं कि जनरेटेड वोल्टेज सीधा सीधा किसको दिया जा रहा है? मोटर की फील्ड वाइंडिंग को, सॉरी मोटर के आर्मेचर को। मोटर की फील्ड वाइंडिंग सेपरेट एक्साइटेड है, यानी जनरेटिंग वोल्टेज सीधा मोटर के आर्मेचर को जा रहा था। और मैंने जिस दिन डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल शुरू करवाया तो मैंने आपको ये लिखवाया कि डीसी मोटर की स्पीड आर्मेचर वोल्टेज या आपूर्ति वोल्टेज के सीधे समानुपाती होती है। यानी अगर इस मोटर के आर्मेचर को यहाँ जो वोल्टेज मिल रही है वो कम या ज़्यादा होगी तो गति उसी अनुपात में कम या ज़्यादा होगी। तो जनरेटर की फील्ड रियोस्टेट को बदलकर जनरेटर का फील्ड फ्लक्स बदला जाता है, जिससे जनरेटर का इंड्यूस ईएमएफ बदलता है और इंड्यूस ईएमएफ से सीधे सीधे मोटर की गति बदलती है। यानी यहाँ पर एक पॉइंट हमारे ये समझ में आ गया कि गति परिवर्तित करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? गति परिवर्तित करने के लिए हम इंड्यूस वोल्टेज को परिवर्तित कर रहे हैं। किसके माध्यम से? जनरेटर की फील्ड में लगे हुए रियोस्टेट के माध्यम से। बात समझ में आ रही है? फिर पॉइंट आता है कि इस चेंज ओवर स्विच का क्या काम है। दरअसल वार्ड ल्यूनार्ड विधि एक ऐसी विधि है जिसमें गति में सर्वाधिक सूक्ष्म परिवर्तन संभव होते हैं। यानी 2, 4, 5 आरपीएम भी बदलनी हो तो यहाँ संभव है। दूसरा, इस विधि के बारे में एक छोटी लाइन में हमेशा लिखवाता आया हूँ कि शून्य से मैक्सिमम स्पीड दोनों दिशाओं में हम ले सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट यहीं से आता है कि यदि किसी लोड में हमें मोटर की डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदलनी हो, मोटर क्लॉकवाइज घूर्णन कर रहा है, हमें उसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना है, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है? तो ये चेंज ओवर स्विच है। यहाँ से जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की ध्रुवता बदलने के लिए हम फ्लक्स की दिशा बदलते हैं। घूमने की दिशा वही रखी, हम फ्लक्स की दिशा बदलते हैं, इंड्यूस ईएमएफ की दिशा बदल जाती है। अब जैसे ही आर्मेचर धारा की दिशा बदली तो फिर मोटर के घूमने की दिशा बदल जाएगी, क्योंकि मोटर का फ्लक्स उसी दिशा में है। देखो, इन टर्मिनलों के साथ कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो मोटर के फ्लक्स की दिशा वही रहती है। मोटर के आर्मेचर को मिलने वाली धारा की दिशा बदलते हैं तो उससे क्या होता है? मोटर की गति बदल जाती है, घूमने की दिशा बदल जाती है। बात समझ में आई? यानी इस रिवर्सिंग स्विच के माध्यम से हम जनरेटर में फील्ड फ्लक्स की दिशा बदलते हैं, जिससे प्रेरित ईएमएफ की पोलैरिटी ध्रुवता बदल जाती है। प्रेरित ईएमएफ की ध्रुवता बोले तो प्रत्यक्ष रूप से आर्मेचर धारा की दिशा बदल जाती है, जिससे मोटर के घूमने की दिशा बदल जाती है। बताओ, पूरी कार्य प्रणाली समझ में आई क्या? एक बार आप चाहें तो ये डायग्राम बना लीजिए। आपके पास बुक में है या नहीं है तो आप उसी हिसाब से एक बार इसे बना लीजिए। अच्छा डायग्राम है, बना लो। सिंपल सा डायग्राम है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है ना। और ये मत लिखना, ये जी और एम नहीं लिखा हुआ था, ये लिख देना। बस आगे बढ़ें क्या? डायग्राम शानदार है। देखो, जिस बच्चे को डायग्राम बनाना आ गया ना बिना देखे, तो वो आराम से काम कर सकता है इस विधि का। मतलब इस विधि के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछे जवाब दे सकता है।
बनाना अगर शुरू करना है तो कहाँ से करें। एक जनरेटर बनाएं, एक मोटर बनाएं और जनरेटर मोटर दोनों में सीधा आर्मेचर का संयोजन दिखा दें, दोनों की फील्ड वाइंडिंग दिखाएं, अलग से डीसी सोर्स दिखाएं, मोटर की फील्ड को सीधा जोड़ दें। जनरेटर की फील्ड से पहले रियोस्टेट स्विच जोड़ना है ना। रियोस्टेट स्विच कैसे जोड़ रहा है, फील्ड फ्लक्स की दिशा बदल ही रही है। बताऊं प्रैक्टिकली कैसे बदल रही है। देखो ये प्लस का टर्मिनल है, पहले देखो यहाँ आया और यहाँ से होते हुए ये स्विच देखो ध्यान से यहाँ जुड़ा हुआ है ऊपर की तरफ, तो प्लस यहाँ मिल रहा है पहले पॉइंट पे। इधर से माइनस आ रहा है और देखो, और ये माइनस देखो ये रहा नीचे, यानी अभी स्विच की लोकेशन यहाँ है। इधर देखो बीच में डॉटेड दिख रहा है हल्का सा, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से माइनस आ रहा है और वहाँ प्लस जा रहा है। ठीक है गुरुजी कोई बात नहीं। अब क्या हो रहा है, जैसे ही हम चेंज ओवर स्विच को चेंज करेंगे ना तो ये पॉइंट बदल कर यहाँ कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप देखो प्लस वाला टर्मिनल अब इस ओर आ रहा है, ये देखो है ना, ये रहा, इसने लिखा हुआ भी है। तो फील्ड वाइंडिंग को माइनस प्लस की जगह प्लस माइनस हो गया। ठीक है, आ जाओ लिखना शुरू करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले ये लिखवा रहा हूँ कि अन्य विधियाँ यानी जो अभी तक आपने लिखी थी उनकी कमी क्या है ना। अन्य विधियों में जो रेगुलेटर आपने काम में लिया था, मैं रेगुलेटर इसलिए लिख रहा हूँ, कुछ जगह हमने रियोस्टेट नाम दिया है उसको, कुछ जगह डाइवर्टर नाम दिया है हमने। रियोस्टेट कहलाता है शंट में जब श्रेणी क्रम में जुड़ रहा था, डाइवर्टर कहलाता है सीरीज मोटर में जब वो समांतर में जुड़ रहा है। तो अन्य विधियों में रेगुलेटर की दक्षता जो होती है ना वो कम होती है। रेगुलेटर की दक्षता कम क्यों होती है, क्योंकि एक तो उस रेगुलेटर में शक्ति हानि बहुत अधिक है, दूसरा अस्थिर भार पर परिवर्तन, यानी अस्थिर भार पर गति परिवर्तन अपने आप हो रही थी, रेगुलेटर बेचारा क्या करेगा, इसलिए एफिशिएंसी कम थी। तो अब हमने क्या किया कि एक नई विधि का इजाद कर दिया। गुरुजी इस नई विधि में क्या करते होंगे, तो ध्यान से सुनना। वार्ड लियोनार्ड विधि इसका नाम है ना। तो वार्ड लियोनार्ड विधि के बारे में आपको क्या लिखना है वो पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। वार्ड लियोनार्ड विधि में शक्ति ह्रास कम यानी पावर लॉस तुलनात्मक रूप से कम, सूक्ष्म गति नियंत्रण, सूक्ष्म का मतलब है छोटा, आप इंग्लिश में वाइड रेंज लिख सकते हैं। सूक्ष्म गति नियंत्रण, शून्य से अधिकतम गति दोनों दिशाओं में, शून्य से अधिकतम गति दोनों दिशाओं में प्राप्त की जा सकती है। इसलिए हमने क्या किया है, इस नई विधि का इजाद किया है। बात समझ में आ गई। अब पेपर में सवाल पूछता है वो लिखा देता हूँ, ठीक है ना। बेसिकली जिसको हिंदी में लिखते हैं मूलतः, मूलतः यह है आर्मेचर या आपूर्ति लिख देना एक ही बात है, यानी सप्लाई वोल्टेज नियंत्रण विधि है। बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, इसमें जो आपूर्ति वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज है उसे कंट्रोल कर रहे हैं सीधे रूप से हम, ठीक है। तो ये एक बार आप 3 लाइनें इसकी लिख लो, बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। याद रह जाएगा ना सबको, छोटी छोटी बातें हैं। अब आ जाओ उस पॉइंट से लिखवाता हूँ कि हम इस विधि में कर क्या रहे हैं दरअसल, है ना। देखो लिखने के लिए ज़्यादा वक्त देने की ज़रूरत नहीं है, शायद मुझे लग रहा है आप वीडियो को रोकेंगे तो भी लिख पाएंगे, थोड़ी समय की बचत हो जाएगी माय डियर। है सबसे पहले क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनना। एक डीसी जनरेटर को नियत गति या स्थिर गति एसी इंडक्शन मोटर से जोड़ा जाता है, ठीक है। एसी इंडक्शन मोटर से यांत्रिक रूप से जोड़ा जाता है, मैं पूरा ही लिखवा देता हूं, है ना। यांत्रिक रूप से जोड़ा जाता है यानी मैकेनिकल कपलिंग की जाती, ठीक है।
जनरेटर की प्रेरित वोल्टेज को सीधा डीसी मोटर के आर्मेचर को दिया जाता है ना। समझ जाएंगे, जिस मोटर की हमें स्पीड कंट्रोल करनी है ना। जनरेटर तथा मोटर की फील्ड को बाह्य डीसी स्रोत से जोड़ा जाता है। कॉमन बातें हैं, बस लिखते जाओ है ना, इसमें कुछ है नहीं पॉइंट, क्योंकि जो मैंने कार्य प्रणाली आपको बताई है पॉइंट वहीं से आ रहे हैं। ठीक है, जनरेटर और मोटर दोनों की फील्ड को क्या करते हैं, बाहरी डीसी स्रोत से जोड़ते हैं, अलग से जो डीसी सोर्स लगाते हैं। ठीक है, जनरेटर की फील्ड में एक रियोस्टेट तथा एक स्विच है, रिवर्सिंग स्विच लगाते हैं। एक रिवर्स स्विच लगाते हैं या चेंज ओवर स्विच लिख देना, जोड़ा जाता है। ठीक है, बस बेसिक 5 लाइनें फटाफट लिखो। जनरेटर को कांस्टेंट गति वाली इंडक्शन मोटर से जोड़ेंगे ताकि जनरेटर नियत गति से घूमता रहे, गति के कारण इंड्यूस ईएमएफ में कोई परिवर्तन ना आए। जनरेटर की प्रेरित वोल्टेज को सीधा मोटर के आर्मेचर को दे देते हैं। जनरेटर और मोटर दोनों की फील्ड को बाहरी डीसी स्रोत से जोड़ते हैं। जनरेटर की फील्ड में एक रियोस्टेट जोड़ेंगे और एक चेंज ओवर स्विच जोड़ेंगे। फटाक से वीडियो को पॉज करो, रोको और लिखना शुरू करो, आगे आ जाओ। उद्देश्य क्या है ना, रियोस्टेट से प्रेरित ईएमएफ परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, रियोस्टेट से हम क्या करते हैं, प्रेरित ईएमएफ परिवर्तित करते हैं। कैसे परिवर्तित करेंगे वो मैं लिखा दूंगा। और जो चेंज ओवर स्विच है उसका क्या उद्देश्य है, तो उससे हम फ्लक्स की दिशा बदलते हैं, जिसका उद्देश्य होता है प्रेरित ईएमएफ की ध्रुवता बदलना। यानी रियोस्टेट प्रेरित ईएमएफ का मान बदलेगा और चेंज ओवर स्विच प्रेरित ईएमएफ की पोलरिटी बदलेगा, जिससे हमारे दोनों काम हो गए। अब आ जाओ, मैं लिखा देता हूं कि हम बदल कैसे रहे थे और क्या होता है ना। रियोस्टेट के मान परिवर्तन से जनरेटर का फ्लक्स परिवर्तित होता है। ठीक है, जनरेटर का फ्लक्स परिवर्तित होता है या किया जाता है, वो एक ही बात है, किया जाता है। ठीक है, जिससे ईएमएफ परिवर्तित होता है तथा मोटर की गति, देखो इस विधि में लिखने वाले पॉइंट ज़्यादा है इसलिए मैं फटाफट लिखवा रहा हूँ, तथा मोटर की गति परिवर्तित हो जाती है। बताओ बात समझ में आई क्या भाई। रियोस्टेट का मान कम ज़्यादा करेंगे, फ्लक्स कम ज़्यादा हो रहा है, जनरेटर नियत गति से चल रहा है, गति के कारण तो मान में परिवर्तन आ नहीं रहा, नियत गति से चल रहा है। ईएमएफ बदलने के लिए फ्लक्स को कम ज़्यादा कर रहे हैं, ईएमएफ कम ज़्यादा हो रहा है तो मोटर की गति कम ज़्यादा हो रही है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, स्विच से जनरेटर के फील्ड फ्लक्स की दिशा बदली जाती है। जिससे प्रेरित ईएमएफ की ध्रुवता बदल जाती है, प्रेरित ईएमएफ की ध्रुवता बदल जाती है तथा मोटर की घूर्णन दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन भी बदल जाती है।
बताओ बात समझ में आई क्या? आप चाहे तो लाइनें थोड़ी बड़ी बनाकर अपनी तरफ से और लिख देना, लिख लो यहाँ तक का भी फटाफट से। भाई चेंज ओवर स्विच बदला, फील्ड फ्लक्स की दिशा बदली। फ्लक्स की दिशा बदली तो फ्लेमिंग ने क्या कहा था? जनरेटर की प्रेरित ईएमएफ की ध्रुवता बदल जाएगी। प्रेरित ईएमएफ की ध्रुवता बदली तो मोटर की दिशा बदल गई, क्योंकि फ्लेमिंग ने इस हाथ में यही कहा था। बात समझ में आ गई ना? सिंपल सा मेथड है, बस कुछ भी नहीं है। जो काम हम कर रहे हैं वही चीज़ें हमने लिखी हैं। ठीक है, आ जाओ लाभ हानियाँ लिखा देते हैं। ठीक है, इतना ही है। वीडियो रोक करके लिख लेना यार, है ना? थोड़ा देखो सुबह सुबह टाइम की प्रॉब्लम होती है तो आराम से लिखवा देंगे। देखो सबसे पहले लाभ लिखेंगे। पहला पॉइंट जो है ना वो ये है कि मोटर की गति भार परिवर्तन से स्वतंत्र है। यानी अगर लोड बदल रहा है तो बदलता रहे, मोटर की गति नहीं बदलेगी। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, गति शून्य से मैक्सिमम तक परिवर्तन संभव। इतना बड़ा परिवर्तन इसी मेथड में संभव हुआ है, किसी और में नहीं। ठीक है, गति शून्य से मैक्सिमम तक परिवर्तन संभव, और दोनों दिशाओं में संभव, ये भी लिख सकते हैं, है ना? गति परिवर्तन दोनों दिशाओं में संभव, यानी दोनों डायरेक्शन में हम ले सकते हैं। दोनों दिशाओं में संभव है, इस दिशा में लेवें या उस दिशा में लेवें। और रियोस्टेट की पावर हानि कम। यहाँ पर जो हमने जनरेटर में रियोस्टेट लगा रखा है ना, वो रियोस्टेट में शक्ति हानि कम, तो इस रियोस्टेट की दक्षता उच्च हो गई। यानी जो मोटर में हम रियोस्टेट लगा रहे थे उसमें लॉस ज़्यादा हो रहे थे, जनरेटर में जो लगा रहे हैं तुलनात्मक रूप से उसमें लॉस जो है वो कम है। बस इतना ही मानो, और कोई नहीं है ना? और अगर लाभ है तो सीधी सी बात है हानि भी होगी। तो हानि क्या है? हानि ये है कि 3 मशीनों का उपयोग हो रहा है ना? उपयोग, अतः सकल दक्षता, इंग्लिश में लिख लेना ग्रोस एफिशिएंसी, संपूर्ण दक्षता लिख लेना। बात एक ही है, सकल दक्षता कम होती है। ठीक है, फिर अधिक अनुरक्षण की आवश्यकता। मेंटेनेंस देखो, किसी एक में भी बेरिंग बैठ गया तीनों मशीनों में से तो प्रॉब्लम। और जनरेटर मोटर है, दोनों में ब्रशों की वो देखभाल करो। ठीक है, और प्रारंभिक लागत भी उच्च। ठीक है, बाकी वीडियो की अपेक्षा प्रारंभिक लागत भी इसकी क्या हो गई? अधिक हो गई। बताओ बात समझ में आई क्या? ये है वार्ड लियोनार्ड विधि। सवाल समझ में आ गए होंगे और मुझे लगता है कि ठीक ठाक हुआ है। वीडियो रोको फटाफट से और लिखो। एक बार सारा फटाफट से और दिखाऊं, पॉइंटों को रिवाइज कर सकें। देखो ये डायग्राम था, अच्छे से बनाना है ताकि समझ में आ जाए। ये MG सेट है कुल मिलाकर, इसने देखो यहाँ लिख भी दिया, मोटर जनरेटर सेट है ना। ठीक है, ये है सबसे पहला पॉइंट कि हमने गति नियंत्रण के लिए किया क्या है। चाहो तो यहाँ वीडियो को रोको और लिखो। पेज नंबर 2 आ जाओ, मैं यहीं खड़ा हो जाता हूँ इसी तरह। ठीक है, ये पेज नंबर 2 जिसमें हमने बेसिक बातें लिखना शुरू कर दिया था। यहाँ भी आप वीडियो को रोकिए। और ये अगला पेज जिस पर कुछ और पॉइंट अपन ने लिखे हैं, एक एक करके सारे पॉइंट लिख लो आप तो बस। और ये लास्ट पॉइंट है जिसमें लाभ और हानियाँ लिखी। ठीक है, मुझे लगता है वार्ड लियोनार्ड विधि के बारे में बहुत अच्छे से हमने चीज़ें लिख ली है, तो आप भी इन्हें अच्छे से कवर अप करना। अभी के लिए बस इतना ही था। बहुत धन्यवाद।